नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं गुप्तोत्तर काल के महत्वपूर्ण राजवंशों के बारे में। ये क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रीलिम्स में पिछले हम 2-3 सालों की प्रीलिम्स देखें तो उसमें है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं कि कौन से वंश का संस्थापक कौन सा राजा था, या फिर इनको क्रोनोलॉजी में लगवाने के क्वेश्चन बनते हैं। मैं यहाँ पर ये वंश आपको डिस्कस कराऊंगा, उसके बाद में आप एक काम करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे और आप ये देखोगे कि क्या ये क्वेश्चन इससे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो हमने पहले देख लिया था कि किस प्रकार से गुप्त वंश जो है वह आता है, और गुप्त वंश के शासक जो है उसमें पहले श्रीगुप्त आता है, फिर घटोत्कच आता है, फिर चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो महत्वपूर्ण पहला महत्वपूर्ण जो है वो राजा होता है। उसके बाद में समुद्रगुप्त आता है, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आता है। इस प्रकार से करते 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 बाद में कुमारगुप्त आते हैं, स्कंदगुप्त आते हैं, और उसके बाद में गुप्त काल जो है वो समाप्त हो जाता है। और गुप्त काल समाप्त होने के बाद में जो राजनीतिक एकता थी वो भी भंग हो जाती है। अब पूरे भारत में छोटे छोटे साम्राज्य अब उभर कर सामने आने लगते हैं। जो पहले गुप्तों के सामंत हुआ करते थे वह राजवंश अब अपने आप को स्वतंत्र राजवंशों के तौर पर स्थापित करने लगते हैं। तो ये काल जो है गुप्तोत्तर काल, फिर एक डिसइंटीग्रेशन का काल होता है, विकेंद्रीकरण का काल शुरू हो जाता है। इसमें हम देखेंगे वल्लभी का मैत्रक वंश, मालवा का औलिकर या इसे यशोधर्मन वंश भी कहते हैं, कन्नौज का मोखरी वंश, बंगाल का गोंड वंश, मगध का उत्तर गुप्त वंश, गुप्तों के बाद में वहां पर और गुप्त आते हैं जिन्हें उत्तर गुप्त कहते हैं मगध का, और पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश जिसे कहते हैं। तो इन वंशों के बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं, ताकि यहाँ से क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन और इनसे रिलेटेड कोई छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाए तो वो आप सॉल्व कर पाओ। तो सबसे पहले हम देखते हैं वल्लभी का मैत्रक वंश। तो वल्लभी है कहाँ? तो वल्लभी है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में वल्लभी। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये है मैत्रक वंश। ये गुजरात वाले क्षेत्र में इनका छोटे छोटे राजवंश है, तो इनका शासन यहाँ पर हुआ करता था। गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद में सौराष्ट्र प्रांत जो था गुप्तों के अधीनता से अब वो स्वतंत्र हो जाता है। ये वाला जो है इसे सौराष्ट्र कहा जाता है ना। तो सौराष्ट्र जो है वो हो जाता है गुप्तों की अधीनता से स्वतंत्र। और उसके बाद में परिवर्ती गुप्त शासक होता है बुद्धगुप्त। उसके काल में मैत्रक सरदार सरदार यहाँ का हुआ करता था भट्टारक। कौन? भट्टारक। भट्टारक जो है वो यहाँ का स्वतंत्र सरदार हुआ करता था, और वो सरदार जो है बाद में अपने आप को राजा घोषित कर लेता है, और इस प्रकार से वो राजा सौराष्ट्र के क्षेत्र में अपने आप राज्य स्थापित करके वल्लभी को अपनी राजधानी बना लेता है। और ये वल्लभी उस काल में बाद में चलकर ये वल्लभी बहुत बड़े विद्या के केंद्र के रूप में काम करने लग जाती है। जिस प्रकार से नालंदा जो है, नालंदा काम किया करता था उस गुप्तों के काल में, उसी प्रकार से गुप्तोत्तर काल में ये वल्लभी जो है वो विद्या के केंद्र के रूप में काम करने लग जाती है। द्रोण सिंह जो है माफ माफ कीजिएगा, द्रोण सिंह जो है मैत्रक वंश का पहला शासक था जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी। उसके बाद में मैत्रकों में ध्रुवसेन आता है, और ध्रुवसेन द्वितीय जो है ये इनके दो और महत्वपूर्ण शासक होते हैं। सबसे शक्तिशाली शासक होता है वो होता है ध्रुवसेन। कौन होता है? ध्रुवसेन होता है। और ये ध्रुवसेन जो है हर्ष का दामाद भी हुआ करता था। कौन हर्ष? तो हर्षवर्धन। तो उस हर्षवर्धन का दामाद भी हुआ करता था ये है ध्रुवसेन, और ये उसका हर्ष का समकालीन राजा भी हुआ करता था। तो हर्ष जो है वो बहुत सारे, हर्ष का जो परिवार है इसके बहुत सारे और राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध होते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा, मौखरी वंश के साथ भी इसके वैवाहिक संबंध होते हैं। और हर्ष ने प्रयाग में जो सम्मेलन करवाया था जब ह्वेनसांग इसके काल में आया था, उसमें भी ये शामिल होता है ना। और वल्लभी की यात्रा भी की थी ह्वेनसांग ने। किसने? ह्वेनसांग ने वल्लभी की यात्रा भी की थी, जिसने बौद्ध धर्म के एवं शैक्षणिक केंद्र के रूप में वल्लभी की प्रशंसा भी की थी। तो एक बौद्ध धर्म और शैक्षणिक केंद्र बन गया था। जिस प्रकार से नालंदा जो है वो गुप्त काल में हुआ करता था, वैसा ही अब ये बन जाता है। ठीक है। मैत्रकों ने बड़ौदा, सूरत, पश्चिमी मालवा तक अपने राज्य का ये विस्तार कर लेते हैं। और इसका अंतिम शासक होता है शिलादित्य सप्तम। और शिलादित्य सप्तम के बाद में जो है यहाँ पर उसकी हत्या कर दी जाती है अरब आक्रमणकारियों के द्वारा। और 767 ईस्वी में, आप देखिए, अरब आक्रमण यहाँ पर भारत में शुरू हो जाते हैं, तो वो इसकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद में तो ये वंश समाप्त हो जाता है। उसके बाद में आ जाता है मालवा का औलिकर वंश, या इसे यशोधर्मन वंश भी कहते हैं, क्योंकि यशोधर्मन जो है इस वंश का महत्वपूर्ण राजा होता है, इसलिए यशोधर्मन वंश भी से कहा जाता है। गुप्तों की शक्ति जो है उसको हूणों की शक्ति, हूणों की वजह से आघात लगता है, क्योंकि हूण जो है वो रोनते रहते हैं गुप्तों के साम्राज्य को। और मालवा का औलिकर वंश जो है वो भी एक महत्वपूर्ण, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि राजा हुआ करता था जो गुप्तों को हूणों के समान ही यहाँ पर आघात पहुंचाता जा रहा था।
बहुत शक्तिशाली राजा हुआ करता था ये यशोधर्मन, और उसके उत्थान और पतन बहुत कम समय में हो गया। आप देखते हैं 528 से लेकर 543 ईस्वी तक पूरा वंश ही इतने सालों तक ही चलता है ना। मंदसौर प्रशस्ति किससे रिलेटेड है, तो यशोधर्मन से ही संबंधित है, और इसे जनेन्द्र कहा गया है मंदसौर प्रशस्ति में। तो याद रखना, प्रयाग प्रशस्ति किससे है, समुद्रगुप्त से। मंदसौर प्रशस्ति किससे है, यशोधर्मन से संबंधित है। और यशोधर्मन ने हूण शासक मिहिरकुल को पराजित कर दिया था, और वह हूण शासक मिहिरकुल वही है जिसने बहुत सारे बौद्ध मठों और बौद्ध मंदिरों को तोड़ दिया था, है ना। इसे एक चक्रवर्ती शासक के रूप में भी दर्शाया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मालवा वाला क्षेत्र हुआ करता था। उसके बाद में आ जाता है कन्नौज का मौखरी वंश, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वंश इसे हम कह सकते हैं। अगर हम देखें गुप्तोत्तर काल में, तो मौखरी वंश जो है ये बहुत बड़ा वंश हुआ करता था। इसी वंश से निकलता है वर्धन वंश, इसी वंश से जो है फिर आगे चल के दूसरे वंश निकलते हैं। तो ये मूलतः जो है गया, बिहार का जो गया है ना, वहां पर ये रहा करते थे। बाद में देखिए ये पाटलिपुत्र को छोड़कर आ जाते हैं और ये आकर कन्नौज को अपना स्थान बना लेते हैं। कन्नौज देखिए आप यहाँ पर, है ना, पाटलिपुत्र को छोड़ देते हैं और कन्नौज आके अपनी राजधानी कन्नौज को ये बना लेते हैं, क्योंकि अब पाटलिपुत्र जो है अपना महत्व खो चुका था। जो प्राचीन काल में, या आप देखो गुप्त काल में और मौर्य काल में, जो अब तक जो है वो मगध का सितारा चमक रहा था, वो अब धीरे धीरे अस्त होने लगता है, और अब किसका सितारा चमकने लगता है, अब कन्नौज का सितारा चमकने लगता है। और इसी कन्नौज में बाद में देखिए, इस कन्नौज को लेकर ही त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, जिसमें प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट एक दूसरे से लड़ते हैं इसी कन्नौज के लिए। हम पूर्व मध्य काल देखते हैं, तब इसमें ये होता है ना। अब हम देखें लोमश ऋषि की गुफा है, वहां से हमें मौखरियों के 3 आरंभिक राजाओं की जानकारी मिलती है, जिसमें यज्ञवर्मा होता है, शार्दुल वर्मा होता है और अनंत वर्मा होता है। कौन, यज्ञवर्मा, शार्दुल वर्मा और अनंत वर्मा। ये अनंत वर्मा यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण राजा इनका हुआ करता था, है ना। ठीक है, गुप्तों के अधीनस्थ ये पहले हुआ करते थे, बाद में जैसे ही गुप्तों की शक्ति समाप्त होने लगती है, कम होने लगती है, फिर ये अपने आप को स्वतंत्र राजा जो है वो घोषित करने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें आगे आए, तो ईशान वर्मा का पुत्र होता है सर्ववर्मा। इस सर्ववर्मा ने उत्तर गुप्त शासकों को पराजित कर लिया था और मगध पर अधिकार कर लेते हैं। गुप्तों के बाद में मगध पर फिर से कुछ गुप्त शासक आते हैं, जिन्हें उत्तर गुप्त कह देते हैं, क्योंकि ये गुप्तों के बाद में दोबारा आते हैं, इसलिए इन्हें उत्तर गुप्त कह देते हैं। तो उनके शासकों को भी ये पराजित कर देते हैं। और इस वंश का अंतिम सबसे महान राजा होता है अवंती वर्मा। कौन होता है, अवंती वर्मा होता है। और इसी अवंती वर्मा का बेटा होता है ग्रहवर्मा। कौन होता है, ग्रहवर्मा होता है। ये ग्रहवर्मा की शादी होती है प्रभाकर वर्धन की पुत्री होती है राज्यश्री, यानी ये राज्यश्री कौन थी, तो हर्षवर्धन की बहन थी। हर्षवर्धन की बहन है राज्यश्री। जब मैं इनका वो पढ़ाऊंगा आपको तो मैं और आपको बताऊंगा। तो राज्यश्री का विवाह होता है किसके साथ, इस अवंती वर्मा के बेटे ग्रहवर्मा के साथ इसका विवाह होता है। तो देखिए वल्लभी के मैत्रक वंश के साथ भी इसका वर्धन वंश का वैवाहिक संबंध इसके हुआ करते थे, और देखिए मौखरी वंश के साथ भी इसके वैवाहिक संबंध हुआ करते हैं, है ना। वर्धन और मौखरी फिर देखिए वैवाहिक संबंध बन जाते हैं, और एक दूसरे के ये बन जाते हैं अलाय और संबंधी बन जाते हैं। अब इनके वजह से जो गोंड का शासक हुआ करता था शशांक, और उत्तर गुप्त शासक हुआ करते थे, उनके बीच में एक संधि बन जाती है, और वह संधि होती है कि इनको अब हराना हमें होता है। अब यहाँ पर प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद में देवगुप्त जो है वो कन्नौज पर आक्रमण कर देता है और ग्रहवर्मा की हत्या कर देता है। प्रभाकर वर्धन कौन है, प्रभाकर वर्धन है ग्रहवर्धन का पिता, है ना, हर्षवर्धन का पिता। तो हर्षवर्धन के पिता जो है उसकी मृत्यु के बाद में देवगुप्त जो होता है, देवगुप्त होता है उत्तर गुप्त शासक एक, देवगुप्त जो है वो कन्नौज पर हमला कर देता है और ग्रहवर्मा की हत्या कर देता है। ग्रहवर्मा कौन, इसका आप कहो कि प्रभाकर वर्धन का दामाद या हर्षवर्धन की बहन का पति जो है, यानी बहनोई, उसकी हत्या कर देता है। कौन, देवगुप्त, है ना। अब राज्यवर्धन जो था हर्षवर्धन का बड़ा भाई, राज्यवर्धन देवगुप्त को मार देता है और उसका बदला ले लेता है। मगर देवगुप्त किसका दोस्त हुआ करता था, शशांक का। तो शशांक जो है अपने दोस्त की हत्या का बदला ले लेता है और राज्यवर्धन को मार देता है। धोखे से राज्यवर्धन को बुलाते हैं संधि के लिए और राज्यवर्धन को मार देते हैं। अब राज्यवर्धन जो है उसकी अपने बड़े भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए हर्ष जाता है, और हर्ष बाद में शशांक को मार देता है और शशांक अपने भाई की हत्या का बदला ले लेता है, और फिर जो गोंड हुआ करता था उस गोंड को अपने साम्राज्य में मिला लेता है, गोंड को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। ठीक है, माफ कीजिएगा गाइस, ये इनकी एक कहानी हुआ करती थी। फिर आ जाता है बंगाल का गोंड राज्य, है ना। ये गोंड यहाँ पर लिखा है ना, तो ये गोंड साम्राज्य ऐसा आप कर सकते हो। तो ये छोटा सा यहाँ पर
हुआ करता था, इसका शासक हुआ करता था शशांक। कौन हुआ करता था? शशांक इसका जो है वो महत्वपूर्ण शासक हुआ करता था। ये अपने आप को हिंदू बताया करता था। और पूर्वी बंगाल के क्षेत्र में गोंड राज्य एक उदय होता है, और इसी के पास में एक और छोटा सा साम्राज्य होता है, कामरूप का साम्राज्य होता है। किसका? कामरूप का। कामरूप का साम्राज्य होता है। और कामरूप का जो राजा होता है भास्कर वर्मन, भास्कर वर्मन जो है वो मित्र होता है किसका? हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन का मित्र क्यों होगा? क्योंकि दोस्त का दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। देखिए ये यहाँ पर शशांक है, शशांक का दुश्मन कौन? कामरूप का शासक भास्कर वर्मन, इसलिए ये दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है किसका? हर्षवर्धन का, इसलिए इसका दोस्त ही होता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और शशांक जो है वो तत्कालीन मौखरी शासक का सामंत हुआ करता था। मौखरी वंश जो यहाँ पर था, उस मौखरी वंश का ये सामंत हुआ करता था। पर बाद में देखिए ये अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर लेता है, ठीक है। और शशांक की जो प्रतिद्वंदिता होती थी वो मौखरी और वर्धन दोनों वंशों से हो जाती है, क्योंकि वे वैवाहिक संबंध में बंधे होते हैं, है ना। इसलिए देवगुप्त से मित्रता स्थापित कर लेता है। उत्तरगुप्त शासक होता है देवगुप्त, उससे ये मित्रता स्थापित कर लेता है। और देवगुप्त की हत्या जो है वो शशांक के लिए खुली चुनौती होती है, क्योंकि देवगुप्त को मार देता है राज्यवर्धन, क्योंकि देवगुप्त मार देता है राज्यवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन को। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको एक बार यहाँ पर समझा दूं। ये जो पुष्यभूति वंश हुआ करता था, उस पुष्यभूति वंश में हुआ करता था प्रभाकर वर्धन। कौन? प्रभाकर वर्धन। इस प्रभाकर वर्धन के बेटे हुआ करते थे, दो बेटे और एक बहन। उसमें एक था राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री। कौन? राज्यश्री। अब समझ में आएगा आपको। इस प्रभाकर वर्धन की हत्या कर देता है देवगुप्त। कौन कर देता है? देवगुप्त। अब इस देवगुप्त को मारकर बदला ले लेता है, ये बड़ा बेटा होता है राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन का बेटा, इसको मारकर बदला ले लेता है। तो देवगुप्त का मित्र होता शशांक, गोंड का शासक, ये इसका मित्र होता है। तो ये शशांक जो है इस राज्यवर्धन को मार देता है और अपने मित्र की हत्या का बदला ले लेता है, ठीक है। अब इस शशांक को मारने चलता है ये हर्षवर्धन, अपने भाई का बदला लेता है और जाके शशांक को मार देता है और उसके राज्य को अपने में मिला लेता है। होता क्या है कि राज्यश्री जो है, राज्यश्री, इस राज्यश्री को बंदी बना लिया जाता है शशांक के द्वारा। और राज्यश्री के पति होते हैं ग्रहवर्मा, ग्रहवर्मा को गिरफ्तार मार दिया जाता है और राज्यश्री को गिरफ्तार कर लेता है ये शशांक, और ये देवगुप्त मिलकर दोनों के दोनों कर लेते हैं उसकी हत्या का बदला। और उसके बदला लेने के लिए फिर हर्षवर्धन जाता है और अपनी बहन को छुड़ा के लेकर आता है ना। ये पूरी एक कहानी इनकी होती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से कहानी, इसलिए ताकि आप जो है ये याद रखो, तो आप एक शासक आप दिमाग में रह पाओ, है ना। शशांक की मृत्यु के बाद हर्ष जो है उसको साम्राज्य को अपने में मिला लेता है। शशांक जो है ये शैव धर्म का अनुयायी था। किसका? शैव धर्म का। इसलिए जो है इसे बौद्धों का संहारक कहा है वेनसांग ने। ये बौद्ध गया में जो बोधि वृक्ष हुआ करता था, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसको ये कटवा देता है और गंगा में फिकवा देता है, और बुद्ध की प्रतिमा की जगह पर ये वहां पर शिव की प्रतिमा स्थापित करवा देता है यह शशांक, जो अपने आप को बड़ा ही शैव धर्म का वो महान शासक बताता है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है मगध का उत्तरगुप्त शासन। तो माफ कीजिएगा, उत्तरगुप्त वंश जो है वो साम्राज्यवादी जो गुप्त हुआ करते थे, उन इंपीरियल गुप्तों के स्थान पर ये उदित होता है, इसलिए इनको उत्तरगुप्त बाद में कह देते हैं। देखिए छोटा सा शासन इनका होता है, ये है लेट गुप्तास, इतना सा इनका होता है। ये मौखरी इनके वंश है, ये मैत्रक है छोटे से, है ना। ये वर्मान है, भास्कर वर्मन मैंने कामरूप का बताया, और यहाँ पर ही होता है अपना शशांक का गोंड, है ना। तो यहाँ पर वो उसके जगह पर उत्पन्न होते हैं, मगध इनकी राजधानी होती है, इसलिए इनको उत्तरगुप्त कह दिया जाता है। हर्षगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। हर्षगुप्त वो हर्षवर्धन वाला नहीं, इन गुप्तों को उत्तरगुप्तों का हुआ करता था। हूणों को यह पराजित करता है और भानुगुप्त की यह सहायता करता है। कुमारगुप्त इस वंश का अंतिम शासक होता है, जिसने इस वंश को सामंत की स्थिति से मुक्त करवाया था। किसने? कुमारगुप्त ने। सामंतों की जगह अब ये जो है अपने आप को पूर्ण विकसित राज्य जो है अपने आप को घोषित कर देते हैं। ये जो कुमारगुप्त है वो मौखरी शासक ईशान वर्मन को ये पराजित कर देता है और मगध वरसता पूरा का पूरा अधिकार जमा लेता है। हर्ष के बाद में गुप्तों की मगध शाखा ने उत्तर के बहुत बड़े भाग पर ये आधिपत्य कर लेते हैं, और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक होता है आदित्य सेन। आदित्य सेन इसका सबसे बड़ा वो होता है। और हर्षोत्तर काल में आदित्य सेन उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करता था। अगर हर्षवर्धन के काल के बाद में देखें तो सबसे बड़ा शक्तिशाली शासक जो है उत्तर भारत का हुआ करता था, यही आदित्य सेन जो है वही इसका हुआ करता था। ये हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश जिसे कहते हैं। पुष्यभूति वंश भी से कहा जाता है या वर्धन वंश भी कहा जाता है, क्योंकि पुष्यभूति इस वंश का सबसे पहला शासक हुआ करता था। तो यहाँ पर हम देखें कि किस प्रकार से
ये जो है थानेश्वर जो है, थानेश्वर से ये शासन कार्य संभालते हैं। ये कन्नौज है, कन्नौज की राजधानी थानेश्वर से ये अपना जो है वो वंश संभालते हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर इस वंश की जानकारी हमें मिलती है तो बाण भट्ट ने जो रचित है ना, एक तो है हर्षचरित और एक है कादम्बरी, एक है चंडी शतकम, याद रखना। तो ये बाण भट्ट ने लिखी थी हर्षचरित, इसमें हर्षचरित, हर्ष के बारे में पूरी जानकारी इसमें दी गई है। और एक है कादम्बरी, एक है चंडी शतकम। अभी हर्ष ने भी खुद की अपनी पुस्तकें लिखी थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये तीनों से हमें ज्यादा जानकारी मिलती है इस वर्धन वंश से, है ना। और इस वर्धन वंश के बारे में मैं आपको बताऊं तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि किस प्रकार से वर्धन वंश जो है वो होता है प्रभाकर वर्धन से। प्रभाकर वर्धन जो है, इस प्रभाकर वर्धन के दो बेटे होते हैं, एक होता है राज्यवर्धन, एक होता है हर्षवर्धन, और एक पुत्री होती है राज्यश्री। कौन होता है, कौन होती है, राज्यश्री। ठीक है, तो ये राज्यवर्धन को फिर मार दिया जाता है, फिर हर्षवर्धन जो उसका बदला लेने जाता है और राज्यश्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सारी कहानी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं वीडियो में। कादम्बरी जो है, कादम्बरी में हर्षकालीन सामाजिक तथा धार्मिक जीवन का वृतांत हमें मिलता है। और हर्ष ने खुद भी 3 नाटकों की रचना की थी, जिसमें एक तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। नागानंद नहीं है, नागानंद है, नागानंद, है ना। तो प्रियदर्शनी, दर्शिका, रत्नावली और नागानंद, 3 नाटकों की रचना की है हर्षवर्धन ने खुद भी। मगर कुछ जो है वो इतिहासकार कहते हैं कि इसने खुद ने इन नाटकों की रचना नहीं की, बल्कि किसी और को जो है ये देके, पैसे देके नाटक लिखवा लेता है और अपना नाम ये रख लेता है कि मैंने ये लिखा है। इससे क्या होता है कि राजा जो है उसकी वैधता बढ़ जाती है। इसके ही काल में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। किसके काल में, हर्षवर्धन के काल में। हर्षवर्धन के काल में ही ह्वेनसांग आता है। और इससे पहले एक चीनी यात्री आता है, फाहियान। कौन आता है, फाहियान। ये किसके काल में आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आता है, याद रखना, आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आता है फाहियान, और ह्वेनसांग आता है हर्षवर्धन के काल में। कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ह्वेनसांग जो है भारत में आता है और भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थितियों के बारे में बड़े विस्तार से बताता है कि किस प्रकार से यहाँ पर स्थिति थी, कितने राज्यों पार करके आता है। चीन से ये आता है वहाँ के राजा के खिलाफ जाके, और बाद में ये वापस चीन में जाता है। तो राजा जो है इसका सम्मान खूब करता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी किताबें लेके जाता है, कई प्रकार के बीज यहाँ से लेके जाता है और भारत के बारे में जानकारी ये लेता है। और बाद में वहाँ का राजा जो है इससे पूरी ह्वेनसांग से पूरा जो है वो वर्णावली लिखता है, पूरी वर्णावली इससे लिखवाता है ना। ये वर्धन वंश के शासक किस जाति के थे, इसको लेकर विद्वानों के बीच में मतभेद है। इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। कुछ उन्हें चंद्रवंशी क्षत्रिय मानते थे, तो कुछ उन्हें वैश्य मानते थे। तो ये हमने देख लिया इस प्रकार से पूरा ये कि मैंने राजवंशों के बारे में बताया, इसकी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति के बारे में आपको नहीं बताया। मतलब राजनीतिक स्थिति होगी, सामाजिक आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी ये मैंने आपको नहीं बताया। ये यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। बाकी जो अब साहित्यिक विभूतियाँ कौन सी थी उस काल में, है ना, या ये कौन से साहित्यिक कृतियों की रचना की गई थी, इनके बारे में मैंने आपको हल्का सा बता दिया है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। बस आज का लेक्चर कर लेते हैं यही समाप्त। नमस्ते, धन्यवाद।